Hello dear children, welcome back to the Technology series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5. So children, this is your SST book and the name of your book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. Children, this is chapter 9 that we are going to do today, and the name of your book and the name of your chapter is Temperature Zone. So let's start with the chapter. Before starting, here an exercise is given. Circle the name of the temperature zones, animals in the word grid given below. So there are total 10 animals given here. You have to encircle them. So this is your homework. You have to do it on your own. The temperature zone lies between 23.5 and 66.5 लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर. सो दोनों हेमिस्फीयर जो है दोनों में ही ये पाए जाते हैं टेम्परेचर जोन. दिस जोन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ये जो जोन है ज्यादा ना तो गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. टेम्परेचर क्लाइमेट. टेम्परेट क्लाइमेट स्प्रेड्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. सो ये जो टेम्परेट क्लाइमेट है वो ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स जो वर्ल्ड के हैं उसमें स्प्रेड आउट है. द नॉर्थ टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो नॉर्थ का जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ से है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होता है. अप्रॉक्सीमेटली 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू द आर्टिक सर्कल. द साउथ टेम्परेचर जोन extends from the tropic of Cancer, Capricorn, approximately 23.5 south latitude to the Antarctic Circle. The climate affects the vegetation of this belt in various ways. So यहाँ से यहाँ तक आपको ये बताया गया है कि ये जो टेम्परेचर जोन है वो कहाँ से कहाँ तक जो है स्प्रेड आउट हो रहा है. Now let's learn about the vegetation of this belt. The most prominent feature of this belt is the temperate grassland. So इसका जो main feature है वो है यहाँ का grassland. Now let's learn about the climate. The temperate zone has a moderate climate. यहाँ का जो climate है बहुत ज़्यादा ना तो वो extreme है ना तो बहुत ज़्यादा cold है. यहाँ का जो climate है बहुत ही moderate है. मीन्स इक्वल कह सकते हो आप. द वेदर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. तो यहाँ का जो वेदर है ना तो वो हॉट है और ना ही कोल्ड. दिस जोन एक्सपीरियंसेस वार्म समर एंड कोल्ड विंटर्स. सो इन जगहों के जो समर होते हैं वो वार्म होते हैं और विंटर्स होते हैं कोल्ड होते हैं. इट रिकॉर्ड्स अ लार्ज ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. Temperate region receive moderate to low rainfall. So अगर कोई प्लेस सी के पास है तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रेनफॉल होती है. सो डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. क्या डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है और इसके बेसिस पे द रीजन रिसीव्स मॉडरेट टू लो रेनफॉल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द diurnal range of temperatures? This you have to find it out. Temperate climate has several variations such as Mediterranean, maritime, subtropical and continental climate. So जो temperate climate है इसमें जो है बहुत सारे variations हैं. जैसे कि Mediterranean है, मैरीटाइम, सब ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. सो इन तरीके के जैसे से ये आते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ के क्लाइमेट चेंज होता जाता है. द टेम्परेट रीजन some area in temperate region, some area in the northern hemisphere experience a continental type of climate which is characterized by cold winter and hot humid summer. So अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे हमें कैसा क्लाइमेट मिलेगा. वहाँ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ का जो एरिया है वहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलेगा. विच मीन्स
कि यहाँ के जो विंटर है वो कोल्ड होंगे और जो समर है वो हॉट होंगे और ह्यूमिड होंगे, मीन्स ह्यूमिडिटी से भरे हुए होंगे। This type of climate prevails when the land is away from the water body. और ये क्लाइमेट कब आता है? जब लैंड जो है वाटर से दूर होता है। In the southern hemisphere, the grasslands are spread along the coast. अब जो southern hemisphere की बात करते हैं, जब साउथ की बात करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ का जो ग्रासलैंड है, मीन्स जो भी पेड़ पौधे हैं, वो कहाँ पे है? कोस्ट के पास है, मीन्स जो हमारे समुद्र का जो किनारा है उनके पास है। Proximately to the sea means that the climate in this region is moderate. तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो आप कह सकते हो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। Hence the climate in the temperate region in the southern hemisphere remains pleasant for most part of the year. इसलिए जो क्लाइमेट है टेम्परेट रीजन में, जो क्लाइमेट है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में वो कैसा होता है? प्लीजेंट होता है, मीन्स अच्छा होता है ज्यादातर टाइम, साल के ज्यादातर टाइम ये जो क्लाइमेट होता है यहाँ का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। Now let's learn about the plant life. Temperate regions are associated with grasslands. So ये जो temperate regions हैं ये grassland से associated है। Grasslands are known by different names across the world, such as grassland के बहुत सारे नेम हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इसे कहा जाता है प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पम्पास, यूरोप एंड एशिया में स्टेपीज, साउथ अफ्रीका में सवाना एंड वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. So these are the names of the grasslands that we call in different continents. Grasslands cover about 1/4 of the earth landscape. So earth का जो landscape है उसका 1/4 एरिया किसने कवर कर रखा है? Grasslands ने कवर कर रखा है. In these grasslands, vegetation is found in the form of short grasses. So in grasslands में जो vegetation होता है वो short grasses के form में पाया जाता है. Means यहाँ की जो घास है बहुत ही short होती है. Thorny bushes means कांटेदार bushes होते हैं and shrubs also. Different types of grasses are found according to length. So यहाँ पे जो grasses हैं वो अलग अलग type के होते हैं, अलग अलग size के होते हैं. It depends upon the length, next the season and the variety. So इन सारे factors की वजह से ही यहाँ पे grass में आपको difference भी देखने को मिलेगा. Grass is tall in the prairies and very short in the steppes. So जब prairies की बात करेंगे तो grass जो tall होती है, लेकिन जब steppes में आते हैं तो grass जो हो जाती है short. They grow thick in summer. समर में ये थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बिकॉज ग्रीन इन स्प्रिंग एंड बिकम ग्रीन इन स्प्रिंग एंड ड्राई आउट इन ऑटम. सो ये जो ग्रास है स्प्रिंग सीजन में ग्रीन हो जाती है और जैसे ये ऑटम सीजन आता है तो ये ड्राई आउट हो जाती है, मीन्स सूख जाती है. देयर ग्रोथ स्लोज इन विंटर. और जब विंटर सीजन आता है तो इनकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो हो जाती है. आप देख सकते हो, आप अपने घरों में देख सकते हो, जब विंटर आता है तो ग्रास जो एकदम बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस हैपेंस बिकॉज ग्रासलैंड इन द हेमिस्फीयर आर स्प्रेड अक्रॉस हाई ऑल्टीट्यूड एज कंपेयर्ड टू दोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है बहुत ही ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर से अगर हम कंपेयर करें तो a nutrient rich fodder grass alfalfa also grows commonly in the prairies of pampas. So एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस फॉडर ग्रास है, मीन्स गाय भैंसों को खिलाने वाला ऐसा कुछ ग्रास है जिसका नाम है अल्फाल्फा. ये जो यहाँ पे ग्रो होता है प्रेरीज में और पम्पास में. Now let's learn about some AI fact. AI-based technologies can provide more accurate and timely information about grassland health. So AI जो है हमारी हेल्प कर सकता है कैसे? ग्रासलैंड की हेल्थ को डिटरमाइन करने में.
allowing for more effective and efficient management of these ecosystem. allow करता है किस चीज के लिए, किसी भी चीज के इन ग्रास के इफेक्टिव या फिर efficient मैनेजमेंट के लिए कि कैसे हम इनको ग्रो कर सकते हैं. Here you can see children the picture of alfalfa is given here. Besides grass, willow and poplar trees are interspread throughout the Wales grassland in South Africa. So इन grasses के अलावा भी बहुत सारे पेड़ हैं जैसे कि willow और poplar. So ये जो trees हैं ये spread out हो जाते हैं पूरे South Africa के grassland में. Coniferous and temperate deciduous forests are also found in these regions. So इस रीजन में इस जगह पे ये जो ट्रीज यहाँ लिखे गए हैं जैसे कॉनिफेरस और डेसिडस, ये सारे फॉरेस्ट ट्रीज हैं यहाँ पे ग्रो करते हैं इस रीजन में. These forests are evergreen and spread across the steppe in Russia and the taiga belt in North Canada. So ये जो फॉरेस्ट है ये जो है कहाँ पे स्प्रेड आउट कर रहे हैं, स्टेपी है रशिया में और टाइगा बेल्ट है इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा. सो टेम्परेट जोन में ये सारे जो है आप कह सकते हो वेजिटेशन पाए जाते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वाइल्ड लाइफ. कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पाई जाती है? Different types of animals are found in temperate grasslands such as bison, grizzly bears in the grasslands of far north. So यहाँ पे दो एनिमल्स के नाम दिए गए. बिसन आप कह सकते हो तरीके का, आप सांड कह सकते हो उसकी तरह होता है. एंड ग्रिजली बियर्स मीन्स बेयर है. ये कहाँ पाए जाते हैं? इन द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेंगे देखने को. एंड मुस्टैंग, कोयोटे, prairie dog, rattlesnake, hawk, lark, bald eagle in the prairies. So ये जो animals के यहाँ नाम दिए गए हैं ये सब हमें prairies में मिलेंगे. The jaguar and peccary are commonly found in the pampas. तो jaguar और peccary जो है ये दोनों जो है pampas grassland में मिलेंगे हमें. Ostrich is the largest living species of bird. So birds का जो सबसे बड़ा living species है वो है ostrich. वो हमें यहाँ पे मिलता है. इट इज फाउंड इन द स्क्रबलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका. सो साउथ अफ्रीका के स्क्रबलैंड में ये मिलते हैं हमें ऑस्ट्रिचेस. कैंगरूज, पोला, वालबी एंड एकिंडा अबाउंड इन द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अब जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये जो एनिमल्स यहाँ पे मेंशन किए गए कैंगरू से लेके ये सारे एनिमल्स हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे. आप देख सकते हो ये इज अ पिक्चर ऑफ पोला बियर एंड वालबी. इट लुक्स लाइक अ कैंगरू. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पीपल्स लाइफ. लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं इन टेम्परेट जोन में. टेम्परेट ग्रासलैंड सपोर्ट एक्सटेंसिव फार्मिंग. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज्यादा अच्छे से की जा सकती है. Large area of the pampas, prairies and steppes have been converted into agricultural land. So ये जो grassland थे जिनके 3 नाम दिए गए यहाँ पे उन्हें आप जो है हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें? एग्रीकल्चरल लैंड में. अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क होता है. Wheat, maize, barley, rye and oats are grown on large scale in these regions. So इन जगहों पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? Wheat, maize, barley, rye and oats. These are grown here on large scale, बहुत ज़्यादा मात्रा में. Cultivation is accompanied by a vital pastoral industry. So जो हमारा जो cultivation का काम है उसको जो है pastoral industry ने accompany किया है. The fertile pastures in these grasslands support a flourishing cattle and sheep rearing industry. और इसी फर्टाइल पास्चर्स की वजह से जो कैटल इंडस्ट्री है या फिर जो शीप रियरिंग इंडस्ट्री है ये भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है. फ्लरिशिंग मीन्स बढ़ती जा रही है. Production of wheat is so high in this region that the prairies are also called as
wheat basket of the world. So यहाँ पे प्रेरीज में इतना ज़्यादा wheat grow होता है कि प्रेरीज को अब क्या कहा जाता है, wheat basket कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का. In Argentina, this industry is an integral part of its culture. So अर्जेंटीना में ये जो इंडस्ट्री है ये यहाँ का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है. Cowboys are known as gauchos in Argentina. अब आपने पढ़ा होगा काउबॉयज के बारे में, जो इन एनिमल्स की रखवाली करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, सो इन्हें गाउचोस भी कहा जाता है. Estancia is a huge and splendid pastoral farm. So एक pastoral farm है जिसका नाम है estancia. Gauchos are responsible for the management of these farms. So ये जो gauchos हैं ये responsible है किस चीज के लिए, इन farms को manage करने के लिए. Tribes like Khoikhoi, San and Bantu live in the grasslands of South Africa. So South Africa के जो grassland है वहाँ पे ये सारे animals मिल सकते हैं या फिर लोग मिल सकते हैं. And Kyrgyz, Turk and Mongolia tribe inhabit the temperate region of Central Asia. So यहाँ पे कुछ और tribes के नेम दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे कुछ और तरीके के लोग भी यहाँ पे मिल सकते हैं आपको सेंट्रल एशिया में. These tribes are nomadic and live mainly by rearing livestock. So ये जो tribes है यहाँ पे रहते हैं nomadic वे से, और कैसे अपना गुजारा चलाते हैं, by rearing livestock को rear करते हैं. Besides agriculture, there are mining, tourism, dairy, slaughter, etc. industries also. So यहाँ पे एग्रीकल्चर तो लोग फॉलो करते हैं, पर इनके अलावा भी यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, डेयरी, स्लॉटर एक्सेट्रा. So these are a few industries also available here. Now ostrich is the largest living species of bird. Name the second largest bird. So this you have to find on your own, children. Now let's revise what we have learned. The temperate zone lies between 23 and a half degree and 66 and a half degree latitude in both the hemisphere. These regions experience moderate climate, neither too hot nor too cold. Prairies, pampas, savanna wells, and downs are major grasslands that characterize the temperate zone. Temperate grasslands support extensive farming. Extensive farming and livestock rearing are the major occupations of the people in the temperate regions. Now let's quickly come to the question and answers. Here, the first question is describe the general feature of temperate climate. So, you have to write this on your own. You have to read the chapter again and then write down the general features of temperate climate. Here, one help I can give you that the climate is neither too hot and nor too cold. The climate is moderate here. What do you know about continental type of climate? So this, find out and write it on your own. List important features of temperate vegetation. So what are the features of temperate vegetations? Write about the animals, the vegetation, the people. These important features you have to cover here. So you have to write this. Now, why is extensive farming carried out in a temperate grassland? So temperate grassland में extensive farming क्यों की जाती है? This you have to write it. And how popular is pastoral farming in the temperate region? So temperate region में pastoral farming क्यों popular है? This you have to write. So children, you have to do these questions on your own. And with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood the chapter very well. And children, I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.